ज्ञान-बातें हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भागे लेसन नंबर 9 सकल तलपट। आपने पहले देखा कि नामा हिसाबी पद्धति विज्ञान और कला है। हिसाबी पद्धति विज्ञान होने से उसके अपने नियम सिद्धांत प्रणाली का है। हिसाब तैयार करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना जाता है। उसके पहले अपने हिसाबों का उपयोग धंधा के अलावा अलग अलग पक्षकारों द्वारा भी किया जाता है। कितने अलग अलग पक्षकारों द्वारा भी किया जाता है। तैयार हुए हिसाबों को प्रमाणित किया जाता है। हिसाब सही है या उचित आर्थिक स्थिति दर्शाते हैं। ऐसा प्रमाण पत्र कंपनी स्वरूप में अपेक्षित होता है। बिल कॉर्पोरेट स्वरूप में सही उचित चित्र गर्भित रूप से ही अपेक्षित है। अब सही और उचित दृष्टिकोण धंधा के हिसाब ही सही और उचित है ऐसी जानकारी दो बातों ऊपर से अपने निश्चित कर सकते हैं। पहला है कि हिसाब गणितीय दृष्टि से सही है और दूसरा हिसाब नियमों के आधार पर तैयार किए गए हैं। अब जो हिसाब तैयार करने की पद्धति दोहरा लेखा प्रणाली है जिसमें व्यवहारों की दो असर होती है, एक उधार और एक जमा। इसलिए सभी व्यवहारों का उधार योग जमा पक्ष के योग जितना ही होता है अथवा जमा पक्ष का योग उधार पक्ष के योग जितना ही होता है। यदि उधार पक्ष और जमा पक्ष का योग समान न हो तो अपने हिसाब गणितीय दृष्टि से सही नहीं है ऐसा माना जाता है। अब हिसाबी पद्धति विज्ञान व्यवहार लिखने के लिए खातों के 3 प्रकार बताए गए। उसमें व्यक्ति खाता, माल और संपत्ति और उपज करके खाता का जो नियम है, इस नियमों के आधार पर हिसाब लिखे गए हो तो हिसाब सही परिस्थिति दर्शाता है। अब हिसाब गणित की दृष्टि से सही है यह कैसे जान सकते हैं? तो हिसाब गणित की दृष्टि से सही ऐसा विवरण दर्शाता पत्रक सकल तलपट है। हिसाब लिखने का प्रारंभ व्यवहार से होता है। क्रम के अनुसार सर्वप्रथम व्यवहार पहचाना जाता है। रोजनामचा सहायक में लिखा किया जाता है। खाता बही खतौनी की जाती है। खाता बही में सभी प्रकार खातों की बाकियाँ आपने ज्ञात करते हैं। ये बाकियाँ उधार और जमा होती है। इन बाकियों का योग और जमा बाकियों का योग समान होना चाहिए। यह परिस्थिति हिसाब प्राथमिक दृष्टि से गणितिक रूप से सही है ऐसा दर्शा सकते हैं। यानी कि धंधा के हिसाब गणितीय दृष्टि से सही हो और नामा के नियमों के अनुसार लिखकर भूल रहित किए तैयार किए गए हो, वे ही हिसाब सही और उचित है ऐसा मान सकते हैं। यानी धंधा की सही उचित परिस्थिति दर्शाता है। अब सकल तलपट का अर्थ, ये सकल तलपट एक ऐसा पत्रक है जो खाता बही में दर्शाई उधार बाकी और जमा बाकी या गणित की दृष्टि से सही है दर्शाता है। उधार और बाकियों का योग और जमा बाकियों का एक समान होना चाहिए तो ही सकल तलपट गणित की दृष्टि से सही है ऐसा माना जाता है। सकल तलपट किसी एक दिन को तैयार किया जाता है, जैसे कि श्री समनलाल का, श्री रमनलाल का तारीख 31/3/15 के रोज की सकल तलपट। इस प्रकार का शीर्षक सकल तलपट तैयार करने से पहले दिया जाता है। इस सकल तलपट में दर्शाई जाने वाली बाकियाँ उस हिसाबी समूह के अंत में निष्कर्ष के रूप में है। सकल तलपट के पहले लक्षण पत्रक के स्वरूप में होता है। सकल तलपट पत्रक के स्वरूप में, खाता के स्वरूप में नहीं गिना जाता है। असमय तो सकल तलपट समय अवधि निर्धारित होती है। सामान्य रूप से सकल तलपट 1 वर्ष अर्थात कि 12 मास के लिए हिसाबी वर्ष के अंत में तैयार की जाती है। 12 मास से कम समय के लिए भी सकल तलपट तैयार की जाती है। स्वाभाविक रूप से 12 मास का समय भी अंत में तैयार किया जाता है। खातों की गाणितिक शुद्धता में खाता बही में दर्शाई सभी उधार बाकियाँ जमा बाकियाँ यहाँ दर्शाई जाती है। इन दोनों बाकियों के योग संबंधित शुद्धता सकल तलपट द्वारा निश्चित होती है। दोहरी लेखा प्रणाली, जहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग होता है वहाँ पर सकल तलपट तैयार की जाती है। वार्षिक हिसाब तैयार करने से पूर्व के धंधा के वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले सकल तलपट तैयार की जाती है। वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले ही
संभव हो उतनी भूलें ज्ञात की जाती है, जिससे हिसाब सही और उचित चित्र दर्शा सके। और सकल तलपट के उद्देश्य है कि गाणितिक शुद्धता, खाता बही के खातों की गाणितिक शुद्धता सकल तलपट द्वारा ज्ञात की जाती है। उधार बाकियाँ और जमा बाकियों का योग समान है, यह जांच की जाती है। भूल ज्ञात करना और सुधारना, सकल तलपट द्वारा उधार और जमा बाकियों का योग समान न होने पर भूल खोजी जाती है तथा सुधारी भी जाती है। वार्षिक हिसाब में सरलता, सकल तलपट वार्षिक हिसाब तैयार करने से पूर्व का सोपान है। संभव हो तमाम भूलें उस स्तर पर अपने ज्ञात की जाती है जिससे वार्षिक हिसाब में भूलें न्यूनतम हुई या तो भूल रहे ही नहीं, जिससे वार्षिक हिसाब सरलता से शीघ्रता से अपने तैयार कर सकते हैं। तो खातों की बाकियाँ हैं कि हिसाब में जितने भी खाते हों उन प्रत्येक खाते की बाकियाँ सकल तलपट में दर्शाई जाती है, जिससे किसी भी खाते की बाकी सकल तलपट पर से उपलब्ध होती है। अब सकल तलपट हिसाबी पद्धति खूबी महत्वाकांक्षी सकल तलपट का दोनों पक्ष का योग समान दर्शाए तो गाणितिक के अलावा की भूलें ज्ञात करनी बाकी रहती है। गाणितिक दृष्टि से वो सकल तलपट सही मानी जाती है, कई बार भूल हो सकती है। अब सकल तलपट तैयार करने की दो पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धतियाँ हैं योग की पद्धति। इस पद्धति में प्रत्येक खाने का उधार पक्ष जमा पक्ष का योग किया जाता है। सकल तलपट में उधार पक्ष का योग जमा पक्ष के योग को दर्शाया जाता है। यहाँ बताएं कि रमेश को उधार माल बेचा 20,000, रमेश के पास से 18,000 रोकड़ मिली। बिक्री के समय रमेश खाते 20,000 होंगे और उसके चुकाए उसके खाते 18,000 जमा दर्शाया जाएगा। और सकल तलपट में उधार पक्ष के योग 20,000 और जमा पक्ष का योग के रूप में 18,000 दर्शाया जाएगा। सामान्य रूप से यह पद्धति कम बचे क्योंकि उसके अंदर जो डिफरेंस की रकम निकाली जो 2,000 आती है तो उसको अपने शेष आगे के रूप में लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे श्री रमन लाल का तारीख 31/3/15 के रोज का सकल तलपट, और उसमें खाते का नाम लिखना, खाता बही पोस्ट नंबर लिखने का, खाते के उधार पक्ष का योग और खाते के जमा पक्ष का योग लिखने का है। जो खाते का नाम है खाते का नाम लिख देने का, फिर जो उधार बाकी है तो उधार में लिखो, जमा बाकी है तो जमा में लिखने का, और फिर उसका कुल निकालने का। दोनों पक्षों का योग समान आएगा। अब जो उदाहरण नंबर 1 तुमको दिया है, किसी धर्म की हिसाबी बही पर से तारीख 31/15 के रोज के विविध खातों के उधार पक्ष और जमा पक्ष के योग दिए गए हैं, उस पर से सकल तलपट तैयार कीजिए। अब अपने उसका सवाल करते हैं साथ में। अब अपने इसी धर्म का तारीख 31/3/15 के रोज का सकल तलपट। अब खाते का नाम, उस खाता के उधार पक्ष का योग, खाते के जमा। पहले तुम लोग को जो इस तरह से सकल तलपट खाता के स्वरूप में जो अपने सकल तलपट बनाते योग के स्वरूप में है, तो सकल तलपट बनाते पहले क्या करना, तुमको खाते का नाम लिख देने का। सब यहाँ लिखा है पूंजी खाता, आरण खाता, परम का खाता, करम का खाता, अस्मिता का खाता, पुष्टि का खाता, सेठ एंड ब्रदर्स का खाता, रोकड़ खाता, इस तरह से सब पहले खाते लिख देना। फिर उसके बाकी के अंदर जो उधार में जाता है उधार में लिख देना, जमा में जाए तो जमा में लिखने का। अब अपने पूंजी खाता दिया हुआ है, जमा है तो अपने बाकी सही है, तो पूंजी खाता की जमा बाकी जो होती है। आरण खाता की उधार बाकी होती है तो आरण भी बराबर है। परम का खाता उधार और जमा दोनों भी दिया है, वो भी बराबर है। करम का खाता भी उधार और जमा दिया बराबर है। अस्मिता का खाता भी उधार और जमा दिया बराबर है। खुशबू का खाता भी जमा और उधार जमा दिया है। सेठ ब्रदर्स का खाता भी, रोकड़ खाता भी जमा और उधार दोनों दिया है। बैंक खाता भी उधार और जमा दिया है। फर्नीचर खाता उधार दिया है। खरीद खाता उधार दिया है। बिक्री खाता जमा दिया है। वेतन खाता उधार दिया है। मजदूरी खाता उधार, स्टेशनरी खाता उधार, बट्टा खाता उधार, खरीद वापसी खाता जमा। यहाँ पे कोई बाकियों में जमा उधार बाकी में कोई चेंजेस नहीं है, खाली तुम लोग को इसका टोटल ही करना है। तो उधार पक्ष का टोटल कर लेना तो 2 लाख आ जाएगा, 20,000, 3,000, 4,000, 8,000, 10,000, 9,000, 57,000, 30,000, 20,000, 25,000, 5,000, 6,000, 1,000, 20,000। तो उधार पक्ष का योग भी 2 लाख आएगा और जमा पक्ष का योग भी 2 लाख आएगा। तो ये दोनों खाता की बाकियाँ सही है तो सकल तलपट मिल जाएगी। अब बाकी या शेष की पद्धति,
इस पद्धति में खाता के उधार पक्ष का योग और जमा पक्ष का योग के अंतर को सकल तलपट में दर्शाया जाता है। खाते के उधार पक्ष का योग अधिक हो तब अंतर खाता के जमा पक्ष में लिखा जाता है, परंतु वह उधार बाकी होगी। खाता के जमा पक्ष का योग अधिक हो तब अंतर खाता के उधार पक्ष में लिखा जाएगा, परंतु वह जमा बाकी होगी। व्यवहार में यह पद्धति प्रचलित है। इस स्थिति से खाता आधार पर से वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि पृष्ठ नंबर 228 के उधार में जो रमेश के खाते में उधार पक्ष का योग 20,000, जमा पक्ष का योग 18,000 दर्शाए गए हैं और अंतर की बाकी 2,000 उधार बाकी दर्शाए गई है। अब अपने बिक्री खाता 20,000, अपने रोकड़ खाता 18,000, तो रोकड़ खाता में 18 रमेश के खाते में जमा में 18,000 लिखा और बिक्री खाता उधार में लिखा 20,000। तो अपने 20,000 में से 18,000 माइनस करेंगे, जो 2,000 रुपये बचेगा उसको अपने क्या कहेंगे, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए ऐसा कहेंगे। अब दूसरे नंबर के अंदर क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 2 में निम्नलिखित बाकिया इंदर की हिसाबी बही में से ली गई है, उन पर से 31/15 के रोज के सकल तल पर तैयार कीजिए। अब यहाँ पे खाता का नाम रकम, खाता का नाम रकम। अब अपने यहाँ मालूम नहीं है कि उधार बाकी कौन सी, जमा बाकी कौन सी। पहले यहाँ पे क्या करा है, उधार और जमा बाकी का स्पष्टीकरण किया है और उसमें जो उधार बाकियों में व्यक्तिगत खाता में पहला पूंजी खाता होता है, तो पूंजी खाता की क्या होती है, जमा बाकी होती है, वो सीधी दर्शा देने की है। यहाँ पे आरण खाता की कौन सी बाकी है, आरण खाता की उधार बाकी होती है और व्यक्ति खाता में आता है, देनदार भी व्यक्ति खाता में आता है। और उसके अलावा जो व्यक्ति खाता के अंदर उधार बाकी में आरण और देनदार, जबकि जमा बाकी के अंदर तुमको पूंजी, लेनदार और बैंक लोन आती है। इस तरह से देखने का कि माल और संपत्ति रोकड़ उधार बाकी होती, फर्नीचर की उधार बाकी होती, बैंक शेष की उधार बाकी होती, 10% के सरकारी प्रतिभा उधार बाकी, प्रारंभिक स्टॉक उधार बाकी, खरीद खाता उधार बाकी, बिक्री माल वापसी खाता भी उधार बाकी होती है। उसके सामने अपने जमा बाकी देखेंगे को आग से जल गया माल, बिक्री खाता, खरीद माल वापसी खाता, जमा बाकी, निजी उपयोग के लिए माल जमा बाकी होती है। इस तरह से उपज खर्च में किसका समावेश होगा, जो उपज और खर्च हो तो उधार बैंक कमीशन, बिजली खर्च, मजदूरी, वेतन, दिया भट्टा, गाड़ी भाड़ा, आग से नुकसान, टेलीफोन खर्च ये उधार बाकी में आता है। जबकि जमा बाकी के अंदर क्या आता है, जो भी उपज हुई है वो प्राप्त कमीशन और प्राप्त भट्टा। अब अपने सकल तलपट के अंदर उसको एंट्री करेंगे। अब अपने इंदर का तारीख 31/3/15 के रोज का सकल तलपट, मैंने क्या बोला, पहले सब खाते का नाम लिख देने का, पूंजी खाता, आरण खाता, देनदार, लेनदार, रोकड़, फर्नीचर, बैंक, प्राप्त कमीशन, बैंक कमीशन, बिजली खर्च, मजदूरी, ये सब खाते का नाम तुम लोग लिख दोगे। अब अपने देखेंगे कि पूंजी खाता की कौन सी बाकी होती है। पूंजी खाता की 2,10,400 जमा में लिखेंगे, आरण खाता उधार में लिखेंगे 10,000, देनदार 43,750 उधार में लिखेंगे, लेनदार जमा बाकी 35,600, रोकड़ की उधार बाकी होती है 88,050, फर्नीचर की उधार बाकी होती है 25,000, बैंक की उधार बाकी 39,900, प्राप्त कमीशन जमा आएगा 1,500, बैंक कमीशन उधार जाएगा 350, बिजली खर्च उधार में जाएगा 6,200, मजदूरी उधार में जाएगी 1,500, वेतन उधार में जाएगा 5,000, आग से जला माल जमा में जाएगा 10% सरकारी भूतियाँ उधार में जाएगी 25,000, प्रारंभिक स्टॉक उधार में जाएगा 75,000, खरीदी उधार में जाएगी 73,250, बिक्री जमा में जाती है 1,06,000, खरीद माल वापसी की जमा बाकी होती है 9,250 और बिक्री माल वापसी की उधार बाकी रहेगी 6,250। याद रखना है कि खरीद माल वापसी जमा, बिक्री माल वापसी उधार बाकी। निजी उपयोग के लिए लिया माल
जमा, बैंक लोन जमा, दिया बट्टा उधार, प्राप्त बट्टा जमा, गाड़ी भाड़ा उधार, आग से हुआ नुकसान उधार, टेलीफोन खर्च उधार। अपने जो बाकी है ऊपर से उधार का पक्ष का योग करना और जमा पक्ष का योग करना। जो उधार और जमा पक्ष का योग सही आएगा तो क्या होगा कि अपना जो भी एंट्री की है वो सही है, यानी कुल योग अपने 4,09,250 4,09,250 आ जाएगा। जो एक आध बाकी उधार जमा में हो गई तो टोटल मिलेगा नहीं। जो टोटल मिल जाए तो मानना कि तुम्हारी बाकियों की एंट्री सही है। अब अपने जो ये सकल तलपट पहले तैयार किए योग के स्वरूप वाली थी, अब खाता के स्वरूप में भी सकल तलपट तैयार की जाती है। अब खाता के स्वरूप में करने की એટલે उधार रकम जमा रकम, यानी तुम लोगों ने जो पहले अपने बनाया उधार रकम उधार में डाली, जमा रकम डाल, तो जो जमा भी रकम है तो जमा में डाल दो, उधार की रकम उधार डाल दो। मानो कि आरण उधार, देनदार उधार, रोकड़ उधार, फर्नीचर उधार, बैंक उधार, बैंक कमीशन उधार, बिजली खर्च उधार, मजदूरी उधार, वेतन उधार, सरकारी गतिविधियाँ उधार, प्रारंभिक स्टॉक उधार, खरीदी उधार, बिक्री माल वापसी उधार, दिया बट्टा उधार, गाड़ी भाड़ा उधार, आग से नुकसान उधार, टेलीफोन खर्च उधार। अब जमा के अंदर पूंजी खाता, लेनदार, प्राप्त कमीशन, आग से जला माल, बिक्री, खरीद माल वापसी, निजी उपयोग के लिए दिया माल, बैंक लोन, प्राप्त बट्टा। अब तुमको कदार यहाँ पे उधार और जमा पक्ष का वो भी 4,09,250 ही मिलेगा, तो जमा में भी इतना ही मिलेगा। खाली तुम लोग को इसको क्या बोलते हैं, खाता के स्वरूप में सकल तलपट। परीक्षा में लिखाओ कि योग के स्वरूप में सकल तलपट तैयार करो या खाता के स्वरूप में, जिस स्वरूप में बोला उस तरह से करने का। और उदाहरण नंबर 3 तुम लोगों को घर पे करना है। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 घर पे करना है। खाली खातों की बाकी करने की है। 5, 6, 5 उदाहरण अपने करना नहीं है। अब सादे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। लेखक वर्ष से कर लेने का चौथा, 5वां, 6ठा साका करना नहीं है।